बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस इट इज़ द मोस्ट important organelle in the eukaryotic cell. Every organelle has its own importance, but it is said that it is the brain of the cell. जैसे ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन से आ रही होती है, सेम इसी तरह सेल को कंट्रोल करने के लिए भी इंफॉर्मेशन जो है वो न्यूक्लियस से आती है। The next one is the discovery of nucleus. Robert Brown discovered the nucleus in 1831. उससे पहले ये समझा जाता था cells are empty spaces. Like Robert Hooke discovered the cell that I have already mentioned in my previous video. The next one is the position of the nucleus. Animal cell में nucleus centralized होता है, जबकि plant cell में nucleus peripheral होता है due to the presence of large vacuole. The next one is the number of nucleus. It may vary depends upon the cell. कुछ सेल्स में ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, कुछ सेल्स में ये बाइन्यूक्लिएटेड होता है। लाइक प्रोटोजोन पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोन्यूक्लियस एंड मेगान्यूक्लियस। द नेक्स्ट वन इज़ द पोलीन्यूक्लिएट। पोलीन्यूक्लिएटेड में हम फंजाई की एग्जांपल लेंगे। इसमें मल्टीन्यूक्लिएटेड मैस प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस का। सो देयर इज़ अ वेरिएशन इन नंबर दैट मे बी 1 और मोर। अगर हम सेल के अपीयरेंस की बात करें तो सेल जो है वो 2 तरह की स्टेट में होता है, डिवाइडिंग स्टेज और नॉन डिवाइडिंग स्टेट। जब हमने न्यूक्लियस सेल में स्टडी करते हैं और हमें वो अपेरेंटली नज़र आ रहा होता है, सो सेल इज़ इन नॉन डिवाइडिंग स्टेट। सो व्हेन इट इज़ डिवाइडिंग फेज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो जाती है। इसका क्या मतलब है कि जब हमने न्यूक्लियस को देखना है तो हमें इसको नॉन डिवाइडिंग फेज में स्टडी करना होगा। The next one is the component of the nucleus. We will discuss the component of the nucleus one by one in detail. The components are nuclear envelope, nuclear pore complex, nuclear pore complex because of presence of variety of proteins, nucleoplasm which is the matrix of the nucleus, nucleolus and chromatin. यूकैरियोटिक सेल से हमने न्यूक्लियस को स्टडी करना है। सबसे बाहर की तरफ इन्वेलप जो है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर इन्वेलप। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। ये दोनों मेम्ब्रेन इंटरवल में एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हुई होती हैं। ड्यू टू दीज फ्यूजन पोर्स डेवलप हो जाते हैं और इन पोर्स को हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं और ये मिलके न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज कंपोज्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, एंड दिस इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ द मटीरियल इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज द साइटोप्लाज्म and the nucleoplasm which is the matrix of the nucleus. जितनी भी exchange of material होना है within a cell between a cytoplasm and the nucleoplasm that is through the pores. अब एग्जाम में ये सवाल आ सकता है कि कौन से मटेरियल न्यूक्लियस से बाहर और अंदर आ रहे होते हैं। अब आप जानते हैं कि डीएनए से जो है वो आरएनए मूव कर जाता है आउट ऑफ द न्यूक्लियस थ्रू पोर्स इन द साइटोप्लाज्म, फिर ये अटैच कर जाता है राइबोसोम के साथ एंड देन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो जाती है। अब बहुत से एंजाइम इन प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, क्योंकि ये सारे एंजाइम प्रोटीन हैं और प्रोटीन साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हो रही होती है और साइटोप्लाज्म से ये प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चली जाती है। अब अगर हम इसके अंदर जो मैट्रिक्स है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कह रहे होते हैं, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म? It is the mixture of the proteins, enzymes like polymerases 1, 2, 3 and RNA polymerases. इसमें फ्री न्यूक्लियोटाइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब इनका क्या काम है? यहाँ पे जब डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है, न्यूक्लियोटाइड की एडिशन होती है इनके स्ट्रैंड्स पे, तो वो कहाँ से पिक करते हैं? वो यहीं से जो फ्री न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको अपने स्ट्रैंड्स में ऐड कर लेते हैं। सो लाइकली मेकिंग ऑफ आरएनए दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन। इसमें कुछ मेटल्स भी प्रेजेंट होती हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। फर्दर अगर हमने इसको डिस्कस करना हो तो हम देखेंगे कि इसकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के साथ नेटवर्क ऑफ चैनल प्लस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स की जो है वो प्रेजेंस भी होती है। सो इट इज़ कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होते हैं, प्लस राइबोसोम इज आल्सो अटैच्ड विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस अगर जो है वो सिंगुलर है और अगर ज़्यादा हो तो इसको न्यूक्लियोलाई भी कहते हैं। इट इज़ अ नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली।
क्योंकि इसमें आउटर मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, लाइक राइबोसोम और सेंट्रियोल में भी। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनेली जब डिस्कस करेंगे उसमें भी बताएंगे कि कुछ ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो मेम्ब्रेनस होती हैं और कुछ नॉन मेम्ब्रेनस होती हैं, मतलब उनमें आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। इसके दो रीजन्स होते हैं, आउटर रीजन या पेरिफेरल रीजन को हम ग्रेन्यूलर रीजन कहते हैं, जबकि सेंट्रल या मिडल रीजन को हम फिब्रल रीजन कहते हैं। अब जो है वो न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन, इट इज़ द फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स। अगर हम सेंट्रल रीजन की बात करें तो इसमें दो चीज़ें हैं, राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए। राइबोसोमल डीएनए से ही जो है वो आरएनए बनता है, एज यू नो। अब जो आउटर रीजन है, इट एक्ट एज प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट। सेंट्रल रीजन से वही चीज़ें बनती हैं जिन्होंने राइबोसोम को बनाना होता है, जबकि आउटर रीजन जो है वो राइबोसोमल यूनिट की असेंबलिंग का काम कर रहा होता है। द नेक्स्ट वन इज क्रोमाटिन। क्रोमाटिन्स आर थ्रेड लाइक फाइबर्स, लेकिन व्हेन सेल इज इन डिवाइडिंग फेज तो जो चेंजेस आती हैं उसमें सबसे पहला चेंज जो है, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो डिमिनिश कर जाती है और क्रोमाटिन मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है टू फॉर्म द क्रोमोसोम। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो इसके सेंट्रल पोर्शन को हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसके साथ दो आर्म्स अटैच होते हैं। ऊपर वाले जो आर्म हैं वो शॉर्ट होते हैं, जबकि नीचे वाले आर्म जो हैं वो लॉन्ग होते हैं। ये क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमाटिड है, लाइक आइडेंटिकल हैं। क्रोमोसोम के आर्म के अंदर फाइबर्स लाइक प्रेजेंट होते हैं जिनमें डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है। अलोंग द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम डीएनए हमेशा क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। द टिप ऑफ द आर्म इज कॉल्ड टीलोमियर, या इसको हम जंक डीएनए भी कहते हैं। इट्स फंक्शन इज टू प्रिवेंट देम इन अटैचमेंट टू द अदर क्रोमोसोम। अब जितना भी डीएनए क्रोमोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, हेट्रोक्रोमाटिन एंड यूक्रोमाटिन। हेट्रोक्रोमाटिन की अगर हम बात करें तो ये नॉन कोडिंग रीजन होता है। यहाँ से यहाँ तक का रीजन जो है वो नॉन कोडिंग होता है, ये इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र नहीं करता, ये नॉन एक्सप्रेसिव होता है। इन कंपैरिजन अगर हम यूक्रोमाटिन की बात करें तो ये जो कंडेंस आपको रीजन नज़र आ रहा है, डेट इज़ यूक्रोमाटिन। इसमें इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने की कैपेसिटी भी होती है और ये कोडिंग रीजन होता है, ये अपने आप को एक्सप्रेस करता है। अब हम अपने टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आज जो है हमने सबसे पहले न्यूक्लियस को देखा, वो होता क्या है, देन इट्स डिस्कवरी, पोजीशन, नंबर, अपीयरेंस, देन द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस, और हमने एक एक कंपोनेंट्स को डिटेल में डिस्कस किया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, देन क्रोमाटिन, और हमने डिफरेंस देखा बिटवीन द heterochromatin and euchromatin. That's all about today's topic. Thank you so much.